Hello everyone, Assalamualaikum. I am उम्मी अरबाब. वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ऑस्कर वाइल्ड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को. आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर दिया है. आप उस लिंक को ओपन करके मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं. और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नेम मेंशन कर दें. मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी. सो गाइज, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम ऑस्कर वाइल्ड की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे. ऑस्कर वाइल्ड वाज बोर्न ऑन 16 अक्टूबर 1854 इन आयरलैंड एंड ही डाइड 30 नवंबर 1900 इन फ्रांस. ऑस्कर वाइल्ड का कंप्लीट नेम ऑस्कर फिंगल ऑफ लैरिथ विल्स वाइल्ड था. ये एक आयरिश पोइट और ड्रामेटिस्ट थे. इनके नोटेबल वर्क में द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे आता है, जिसे 1891 में पब्लिश किया गया. द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये प्ले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है जिसे आज हम डिस्कस भी करेंगे और जिसे पब्लिश किया गया 1895 में. थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क आता है कॉमिक मास्टरपीस इनकी है लेडी विंडरमेयर्स फैन 1892 में, जिसे पब्लिश किया गया. ऑस्कर वाइल्ड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट्स इन लंदन इन द अर्ली 1890s. अर्ली 1890s में ऑस्कर वाइल्ड मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट्स में शुमार किए जाने लगे. ऑस्कर वाइल्ड बेसिकली एक लिटरेरी फैमिली से बिलोंग करते थे, एक प्रोफेशनल फैमिली से बिलोंग करते थे. इनके जो फादर थे सर विलियम वाइल्ड, वो आयरलैंड के एक ईयर और आई सर्जन थे. इन्होंने बहुत से वर्क पब्लिश भी करवाए, जिनमें आर्कियोलॉजी पर इन्होंने अपने काम पब्लिश करवाया, फोल्कलोर एंड स्टाइलिश जोनाथन स्विफ्ट. इनकी जो मदर थी वो भी राइटर थी. उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी पोइट स्पेरेंजा पर अपना वर्क लिखा और बहुत सी मिथ और फोल्कलोर्स भी लिखी. अब हम इस जो प्ले है उसके कुछ की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे. इस प्ले का फुल टाइटल द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, जिसे अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल भी कहा जाता है, जिसके ऑथर ऑस्कर वाइल्ड हैं. टाइप्स ऑफ वर्क में ये एक प्ले है. जॉनरा की बात की जाए तो ये सोशल कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, स्टायर, इंटेलेक्चुअल फॉर्स. बेसिकली ये प्ले एक फॉर्शियल कॉमेडी है, यानी कि इसमें डार्क ह्यूमर पाया जाता है, यानी कि कड़वा या तल्ख तंज. ऐसी कॉमेडी जो कि मतलब जो दूसरों को तो हंसाती है, लेकिन जिसके बारे में ये कॉमेडी की जाती है वो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस बनती है, वो गिल्टी फील करता है. सो टाइम एंड प्लेस की बात की जाए तो समर का टाइम पीरियड था 1894 में. डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन की बात की जाए तो 14 फरवरी 1895 में इसको पब्लिश किया गया फर्स्ट टाइम. In part because of Wilde's disgrace, the play was not published until 1899. टोन इसकी लाइट, डिसेप्टिवली फ्लिम्पेंट इसकी टोन रखी गई है. सिंबलिज्म में देखें तो डबल ऑफ लाइफ, जो डबल लाइफ है जो इस प्ले के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो गुजार रहे होते हैं, उसको लीड कर रहे होते हैं, वो इसके सिंबलिज्म में आते हैं. फूड, फिक्शन एंड राइटिंग इसके सिंबलिज्म है. मोटिव्स में पन, इन्वर्जन, डेथ एंड डैंडी. पब्लिशर इसके एल स्मिथर्स इसके पब्लिशर है. अब हम इसके सेटिंग और स्टेजिंग की बात करें तो सेटिंग इसकी लंदन के एक स्टेट है हार्ट्सफोर्डशायर, इसकी वहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है. जबकि जो इसकी स्टेजिंग है वो सर एस.टी. जेम्स, ये थिएटर का नाम है एस.टी. जेम्स, लंदन में ये मौजूद है. 19th सेंचुरी में, ये विक्टोरियन इरा में ये थिएटर मौजूद था, वहाँ पे इस प्ले की सेटिंग रखी गई है. प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो जैक वर्दिंग इसके प्रोटैगनिस्ट हैं, जो कि डबल लाइफ गुजार रहे होते हैं. अपने विलेज हार्टफोर्डशायर में उन्होंने अपना नाम जैक रखा होता है, जबकि जो सिटी लंदन में उन्होंने अपना नाम अर्नेस्ट रखा होता है. वो अर्नेस्ट नाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हैं. तो इस प्ले के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो डबल लाइफ गुजार रहे होते हैं. एंटागोनिस्ट की बात की जाए तो लेडी ब्रैकनल समहाउ इसकी एंटागोनिस्ट हैं. थीम्स में द नेचर ऑफ मैरिज, द कंटेंस ऑफ मोरालिटी, हाइपोक्रेसी, इन्वेंटिवनेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट बीइंग अर्नेस्ट इसके थीम्स में आते हैं. मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में हम देखें तो जैक
बेसिकली जो जैक है, जो इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो ऑब्स्टेकल्स, डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है अपनी जिवल्डन से शादी करने के लिए। जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है वो इसके मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं। फर्स्ट ऑब्स्टेकल क्या है? लेडी ब्लैकनन, जो इस जिवल्डन की मदर हैं, वो फर्स्ट ऑब्स्टेकल है इसका, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही होती। वो जैक से पूछती हैं, यानी कि हीरो से पूछती हैं कि तुम अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तो जैक बताता है कि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उसे नहीं पता, क्योंकि वो जो है ना वो गुम गया हुआ था, उसे किसी ने अडॉप्ट किया है। सो ये नेक्स्ट हम देख लेंगे। लेकिन इसके जो फर्स्ट ऑब्स्टेकल है वो लेडी ब्रैकनल है, क्योंकि रिश्ते के लिए नहीं मान रही। सेकेंड ऑब्स्टेकल इसके है जिवल्डन, जो जिससे ये प्यार करते हैं। वो चाहती है कि वो सिर्फ अर्नेस्ट नाम के लड़के से ही शादी करना चाहती है, और वो चाहती है कि मैं किसी और लड़के से शादी नहीं करूँगी। कैरेक्टरिस्ट की बात करें तो इसमें एल्गर्नर मॉनक्लिफ, जिवल्डन फेयरफैक्स, लेडी ब्रैकनल, मिस प्रिज्म, जैक वर्दिंग, डॉक्टर फ्रेडरिक चोजेबल, लॉर्ड ब्रैकनल, मिसिस मॉनक्लिफ, जनरल मॉनक्लिफ, मैरियाम, मिस्टर थॉमस कार्डियो, लेन इसके कैरेक्टर्स में आते हैं। अब हम इन कैरेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्ले में, हर प्ले में, ड्रामा में, नॉवल में कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम कैरेक्टर्स की मेंटालिटी को समझ लेंगे ना, तो हमारे लिए वो प्ले, वो ड्रामा समझना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हर कैरेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी कि उनकी नेचर कैसी है। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है जैक वर्दिंग, जिसने अपना सेकंड नेम अर्नेस्ट रखा होता है। ये इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट होते हैं, जो कि डबल लाइफ को लीड कर रहे होते हैं। जैक मिले थे थॉमस कार्डियो को विक्टोरिया स्टेशन के क्लॉक रूम में एक बैग में, और वो जो थॉमस कार्डियो है वो इनको अडॉप्ट कर लेता है, इनकी परवरिश करता है। उनकी डेथ से पहले वो इनको अपनी ग्रैंड डॉटर सिसिली कार्डियो का गार्डियन बनाकर जाते हैं। अब जो ये जैक है, ये अपने फ्रेंड एल्गर्नर की कज़न से प्यार करते हैं, जिसका नाम होता है जिवल्डन फेयरफैक्स। नेक्स्ट कैरेक्टर है जिवल्डन फेयरफैक्स। ये एल्गर्नर की कज़न है, लेडी ब्लैकनर की ये बेटी हैं। जिवल्डन जो है वो जैक से प्यार करती है, लेकिन स्टार्टिंग में उससे वो अर्नेस्ट से प्यार करती है। उसको नहीं पता होता कि जो जैक है, अर्नेस्ट का असल नाम जैक है, और ये डबल लाइफ गुजार रहा है। ये एक मॉडल है, आर्बिटर ऑफ हाई सोसाइटी एंड सोसाइटी को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। शी इज़ सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी है ये। जिवल्डन जो है वो इस बात पर फिक्स्ड हो जाती हैं कि वो अगर शादी करेंगी तो वो अर्नेस्ट से करेंगी, अर्नेस्ट के अलावा किसी नाम के शख्स से नहीं करेंगी। नेक्स्ट कैरेक्टर है एल्गर्नर मॉनक्लिफ। इसे हम सेकेंडरी हीरो भी कह सकते हैं। एल्गर्नर एक चार्मिंग, आइडियल, डेकोरेटिव बैचलर है और नेफ्यू है लेडी ब्रैकनर का, और ये कज़न भी है जिवल्डन फेयरफैक्स के। बेसिकली ये इन्होंने भी एक फ़िक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया होता है, फ़िक्शनल फ्रेंड क्रिएट किया होता है, जिसका नाम इन्होंने रखा होता है बनबरी। तो जब भी ये वो अपनी शहरी गांव वाली ज़िंदगी से, जो जैक है ना, वो अपनी गांव वाली ज़िंदगी से तंग आकर जब शहर में आता है ना, तो अपना नाम अर्नेस्ट रख लेता है। ये भी जब अपनी शहर वाली ज़िंदगी से तंग होता है, तो ये गांव में जाने के लिए अपने एक फ्रेंड, फ़िक्शनल फ्रेंड का रेफरेंस देकर गांव चले जाते हैं, ताकि वहाँ पे सुकून, वहाँ पे खुशी या लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इसीलिए इन्होंने अपना एक फ्रेंड क्रिएट किया होता है बर्बरी। जब भी इन्होंने गांव जाना होता है तो ये कहते हैं कि उस फ्रेंड की तबीयत ख़राब है, तो मुझे उसकी अयादत के लिए जाना है, इसीलिए इन्होंने भी एक फ़िक्शनल फ्रेंड क्रिएट किया होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिसिली कार्डियो। सिसिली कार्डियो थॉमस कार्डियो, जिन्होंने इनको जैक को रखा था, उनको अडॉप्ट किया था, वो उनकी ग्रैंड डॉटर है। जैक्स वार्डन है, जिसकी जैक्स परवरिश करता है, और उसी का गार्डियन है, सिसिली का गार्डियन है जैक। शी इज़ मोर रियलिस्टिकली ड्रॉन कैरेक्टर। शी इज़ ऑब्सेस्ड विद द नेम अर्नेस्ट। नाम से ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा ये भी अपनी इमेजिनेशन में ही एक लव अफेयर क्रिएट कर लेती हैं। और यहाँ पे जो जैक है वो झूठ बोलता है ना कि मेरे ब्रदर का नाम अर्नेस्ट है, तो ये बेसिकली जैक के भाई अर्नेस्ट को ही अज्यूम करके इमेजिनेटिव वे में ही उससे प्यार करना शुरू करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर कैनन चोजेबल। ये डायरेक्टर हैं जैक्स के स्टेट में।
बोथ जैक एंड एल गर्नर, जब ये दोनों को पता चलता है कि जो जिवल्डन है और सिसली सिर्फ अर्नेस्ट नाम से ही शादी करना चाहती हैं, तो ये दोनों अपना नाम चेंज करने के लिए डॉक्टर चोजेबल के पास आते हैं। तो डॉक्टर चोजेबल जो हैं वो प्यार करते हैं, मिस प्रिज्म के लिए भी एक रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। बाद में इनको नाम दिया जाता है डॉक्टर्स ऑफ डिविनिटी का भी एक टाइटल दिया जाता है। मिस लाइटिशिया प्रिज्म, मिस प्रिज्म जो है ये एक एजुकेटेड वूमेन है, अपने ये एक टीचर भी हैं और केयर टेकर भी हैं सिसिली की। स्टार्टिंग में एक्ट 3 में हमें जाकर ये बात बताती हैं कि 28 ईयर्स अगो इनसे एक बच्चा गुम हो गया था विक्टोरियन स्टेशन पर। एक हैंड बैग में वो बच्चा था और इन्होंने उस बच्चे को अनफॉर्चुनेटली खो दिया था। और मिस प्रिज्म जो है ये भी क्लियरली अट्रैक्टिव होती हैं डॉक्टर चोजेबल की तरफ। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी ब्रैगनल, जिसे हम सम हाउ एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। एल गर्नर स्नोबिश ये आंट हैं और जिवल्डन की ये मदर हैं। शी इज़ कनिंग, नैरो माइंडेड, अथॉरिटियन एंड पॉसिबली द मोस्ट कोटेबल कैरेक्टर इन द प्ले। लेडी ब्रैगनल जो हैं एक अच्छी लाइफ गुजार रही होती हैं और ये चाहती हैं कि इनकी जो बेटी है वो भी इनके जैसे ही एक अच्छी और वेल मैरिड लाइफ गुजारे। वाइल्ड मैनेजेस टू स्टेरलाइज द हाइपोक्रेसी एंड स्टूपिडिटी ऑफ द ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी। जो ऑस्कर वाइल्ड है इनके ज़रिए से ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी, ब्रिटिश के जो लोग हैं ब्रिटिश सोसाइटी पर तंज करते हैं इनके थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेन, ये एल गर्नर का मैन सर्वेंट है। ये सिर्फ प्ले के स्टार्टिंग जो एक्ट है उसमें एक ही दफ़ा अपीयर होता है और ये ही पहला शख्स होता है जो एल गर्नर के बनबरिंग वाले फ्रेंड को मतलब उसके इस झूठ को जानता होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मरियम। मरियम भी जो है इनके मैनर्स हाउस का बटलर है। बटलर बोलते हैं चाय पेश करने वाले को। जैक स्टेट इन द कंट्री, यानी कि ये सिसली और जैक के जो हार्टफोर्डशायर वाला घर है ना, वहाँ पे ये बटलर होता है। मरियम अपीयर्स इन एक्ट 2 एंड एक्ट 3। ही इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग जिवल्डन एंड सिसलीज टी पार्टी। यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। मिस्टर थॉमस कार्ड्यू, ये रिच मैन हैं जिन्होंने एक बेबी को अडॉप्ट किया था। बेबी यानी कि जैक को अडॉप्ट किया था विक्टोरिया स्टेशन पर। और ये कभी भी इस प्ले में शो नहीं हुए, बस एक रेफरेंस दिया है और उसके बाद ये पता चलता है कि बहुत टाइम पहले इनकी डेथ हो गई थी और ये अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसकी परवरिश के लिए उसको गार्डियन बनाकर चले जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस मॉनक्रीफ। मिसेस मॉनक्रीफ को भी सिर्फ स्पेरिंगली मेंशन किया गया है। ये लेडी ब्रैगनल की सिस्टर है और एल गर्नर की मदर हैं। एट द एंड हमें पता चलता है कि ये जैक की भी मदर हैं। जब जो लेडी ब्रैगनल हैं वो एक्सप्लेन करती हैं, यू आर द सन ऑफ माई पुअर सिस्टर मिसेस मॉनक्रीफ एंड कॉन्सिक्वेंटली एल गर्नर्स एल्डर ब्रदर। जनरल मॉनक्रीफ इनके हस्बैंड हैं। मिसेस मॉनक्रीफ के ये हस्बैंड हैं। एल गर्नर मॉनक्रीफ के ये फादर हैं। एल गर्नर के बाद ये जैक के भी फादर हुए। ही आल्सो टर्न्स आउट टू बी जैक्स फादर। जैक इज़ हिज नेम सेक, तो जैक को इनका नाम मिल जाता है। मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो जैक वर्दिंग, एल गर्नर, लेडी ब्रैगनल, जिवल्डन, सिसली, डॉक्टर चोजेबल और मिस प्रिज्म इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में आते हैं। अब हम इस जो प्ले का नाम है, इसका जो टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसके सिंबलिज्म को देखेंगे। जो ये नाम है ये सिंबलाइज कर रहा है इम्पोर्टेंस को, कमाने वाले की इम्पोर्टेंस को, कि कितना अहम होता है वो शख्स जो कमाता है या जिसके पास पैसे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो ऑस्कर वाइल्ड है वो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है विक्टोरियन सोसाइटी को, उनके लोगों को, कि वो लोगों की बाहरी अपीयरेंस को फोकस करते हैं। ये जो विक्टोरियन सोसाइटी थी ना, उस टाइम पर लोगों के पैसों को, लोगों के जो बंगले हैं, जो कार हैं, उनके थ्रू उनके जज करते थे। उनकी जो इनसाइड की अपीयरेंस है उसको वो जज नहीं करते थे। तो ये एक पार्शियल कॉमेडी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें तंज किया गया है ब्रिटिश सोसाइटी पर। शॉर्ट समरी हम देखें
तो इसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग में बेसिकली प्ले है ऑस्कर वाइल्ड का, जिसे 1895 में पब्लिश किया गया, परफॉर्म किया गया। और ये प्ले बताता है दो लोगों की स्टोरी के बारे में, जैक वर्दिंग की और एल्गर्नर मॉनक्रीफ की, और उनकी लव अफेयर्स के बारे में बताता है, इन दोनों के लव अफेयर के बारे में कि वो जो मुश्किलात पेश करते हैं वो इस प्ले में दिखाई गई हैं। तो अब इस प्ले का आगाज़ कुछ यूँ होता है। एल्गर्नर मॉनक्रीफ अपने एक फैशनेबल लंदन फ्लैट में मौजूद होते हैं, एक पियानो बजा रहे होते हैं, जब उनका जो बटलर लेन है वो चाय तैयार कर रहा होता है, क्योंकि उसे इन्फॉर्म किया होता है कि उनकी आंट लेडी ब्रैकनर और उसकी जो डॉटर है जिवल्डन फेयरफैक्स ने थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचना है इनसे मिलने के लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ पे उनके आने से पहले जो मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग है वो यहाँ पर आ जाते हैं, और इनका जो बटलर लेन है वो एल्गर्नर को आकर बताता है कि आपके फ्रेंड अर्नेस्ट वर्दिंग आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब जो एल्गर्नर है वो अपने फ्रेंड से मिलता है अर्नेस्ट से। तो जो अर्नेस्ट है वो यहाँ पर एल्गर्नर को बताता है कि मैंने तुम्हारी कज़न जो जिवल्डन है ना उसको आज प्रपोज़ करना है। वो कहता है कि चलो ये बात तो ठीक है, तुमने आज जिवल्डन को प्रपोज़ करना है, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये जैक और सिसिली कौन है। ये सब सुनकर जो होता है अर्नेस्ट, वो कहते हैं मैं तो किसी जैक और सिसिली को नहीं जानता, कौन जैक कौन सिसिली। तो जो एल्गर्नर है वो कहता है कि पिछली दफ़ा जब हमारी मुलाकात हुई थी तुम अपनी जो सिगरेट केस है ना वो यहाँ पर भूल गए थे, वो मेरे पास है, और उसके ऊपर मेंशन किया गया है सिसिली का नाम। तो यहाँ पे वो दिखाता है उसको वो सिगरेट केस जिसके ऊपर लिखा होता है फ्रॉम लिटिल सिसिली विद हर फॉन्डेस्ट लव टू हर डियर अंकल जैक, चचा जैक के लिए नन्ही सिसिली की तरफ से। तो अब जब वो सच्चाई सामने प्रूफ के साथ एल्गर्नर उसको दिखाता है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अर्नेस्ट के पास। तो अर्नेस्ट कहता है मेरे दोस्त एल्गर्नर, मैं ना बेसिकली दो लाइफ को डील कर रहा हूँ, दो लाइफ गुजार रहा हूँ। मैं गांव में, जहाँ मेरा असल गांव है ना, जहाँ मैं रहता हूँ हार्टफोर्डशायर, मैं वहाँ पे अपना नाम, मेरा वहाँ पे नाम है जैक, और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरा नाम यहाँ पे अर्नेस्ट है। मैंने उन लोगों से झूठ बोला हुआ है कि शहर में मेरा एक भाई है अर्नेस्ट, वो मुझे काफ़ी परेशान करता है, तो मैं उसे बचाने के लिए यहाँ पे शहर आता हूँ। हालांकि मैं जो गांव की ज़िंदगी है उससे तंग आकर शहर की ज़िंदगी में लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ और उनसे झूठ बोलता हूँ। तो यहाँ पे वो अपनी सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह मैं अब इस नाम से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सिसिली है वो अब इस जो नाम है अर्नेस्ट मेरे भाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही है, और ये गैर इरादी तौर पर सिसिली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर देता है, और जो एल्गर्नर है वो बातों बातों में ही सिसिली से प्यार करना शुरू कर देता है। तो जो एल्गर्नर है वो भी बताता है कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अर्नेस्ट। तो अब वो उसका नाम असल समझ गया ना कि जैक है, तो वो कहता है जैक परेशान नहीं हो, क्योंकि मैंने भी एक फ़िक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है, एक बनबरिंग मैंने भी की हुई है। बनबरी बोलते हैं झूठ बोलना, तो मैंने भी यहाँ पे एक झूठ बोला हुआ है। जब मैं शहर की ज़िंदगी से तंग आ जाता हूँ ना तो मैंने गाँव जाना होता है, मैं कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है गाँव में जिसका नाम बनबरी है, और मैं उसकी अयादत के लिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो कोई बात नहीं, मैंने भी इसी तरह एक बनबरिंग की हुई है। तो यहाँ पे मैंने इस बनबरिंग की डेफिनेशन बता दी है, एक ऐसा पर्सन जो कि झूठ बोलता है अपनी ड्यूटी से भागने के लिए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागना चाहता है, दूर होना चाहता है। Like Bunbury avoiding one's responsibility to claiming to have an appointment to see fictional friend। तो मतलब एक ऐसा फिक्शनल पर्सन क्रिएट करना, एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट करना जिससे मुसीबत आने पर आप कहें कि मैं उसके लिए बचाने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि मैं एग्जांपल यहाँ पे एक दे देती हूँ ना, कि हम लोग जब बचपन में थे या आजकल जैसे भी कभी हमारे बुरे हालात हो ना, तो हम कह देते हैं कि हमारी दादों की डेथ हो गई है या हमारे किसी रिलेटिव में से ना किसी की डेथ हो गई
गई है तो हमने वहाँ पे जाना है। हालांकि उनकी पहले ही डेथ होगी और हमने एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर, एक ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम कह देते हैं कि जी उनकी डेथ हो गई है। तो ये एक बेसिकली एक मेन एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं। तो चलिए जी, अब इन दोनों ने अपने अपने जो पोले हैं, जो सीक्रेट्स हैं वो खोल दिए हैं, वो एक दूसरे को पता चल गए हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद ही लेडी ब्रैकनर और जिवल्डन इनके फ्लैट में आ जाती हैं, एल्गर्नर्स के फ्लैट में। अब जो एल्गर्नर है ना वो थोड़ी देर के लिए लेडी ब्रैकनर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि जो जैक है ना वो प्रपोज कर सके जिवल्डन को। थोड़ी देर के लिए जब लेडी ब्रैकनर को वो साइड पे लेके जाता है, मौका मिल जाता है जैक को, यानी कि अर्नेस्ट को, वो इसको प्रपोज कर देता है जिवल्डन को। तो जिवल्डन जो है वो इसको सुन के ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि जिवल्डन तो उसको हाँ कर देती है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार इसलिए करती हूँ, तुमसे शादी करने के लिए इसलिए तैयार हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम अर्नेस्ट है। अब जब वो घुटनों के बल बैठा ही होता है, उसको प्रपोज कर रहा होता है ये जो जैक है जिवल्डन को, इतनी देर में जो इसकी मदर हैं लेडी ब्रैकनर्स वो आ जाती है, इंटरप्रेट करती हैं उनके दरमियान में, और वो कहती हैं ये जो जिवल्डन है वो अपनी मदर को बोलती हैं कि ना मुझे इसने प्रपोज किया है, मैं इससे इंगेजमेंट करने लगी हूँ। तो इसकी मदर कहती है थोड़ी देर के लिए सब्र करो, हौसला रखो, एक दफ़ा ना रूम क्लियर करो, मुझे इससे कुछ सवाल करने हैं। सवाल किस बारे में? लिविंग अरेंजमेंट्स के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में और फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में। अब जब वो लोग सारे रूम को खाली कर देते हैं तो ये इससे कुछ सवाल पूछती है जैक से। जब आगाज़ में ये जो जितने भी सवाल पूछती है ना वो तसल्ली बख्श होते हैं। जब वो इसके वालिदैन के बारे में पूछती है ना तो ये इस बात का एतराफ़ करता है कि मिस्टर जो थॉमस कार्डियो थे ना, उन्होंने उसको विक्टोरिया स्टेशन के क्लॉक रूम में इसको उठाया था और उन्होंने ही इसको परवरिश की थी। मज़ीद ये इनको वजाहत करता है कि मेरे कोई फादर नहीं है, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ या मेरे पेरेंट्स कौन है। और जो इन्होंने जो थॉमस कार्डियो, उन्होंने इसका नाम जैक वर्दिंग रख दिया था क्योंकि इसकी जेब में वर्दिंग के लिए अव्वल दर्जे का टिकट था। ये याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका नाम क्यों रखा जैक वर्दिंग? इसलिए रख दिया क्योंकि इसकी जेब में वर्दिंग के लिए अव्वल दर्जे का टिकट मौजूद था। अब जब लेडी ब्रैकनर ये सारी बातें सुनती है तो वह इन मालूमात पर सदमे की कैफियत से दो चार होती है और जैक और जो ग्वेंडोलिन है उनके दरमियान मंगनी को मुकम्मल तौर पर उस वक्त तक रोक देती है जब तक जैक वालिदैन में से किसी एक को सामने ना लेकर आए। अब जो दूसरी तरफ जो ग्वेंडोलिन है वो परेशान नहीं होती, वो इसको कहती है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी क्योंकि अर्नेस्ट नाम में नाकाबिले मज़ामत कशिश पाती है। और वो कहती है और जैक से ना इसके गांव का पता पूछती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। अब वो जैक जो इसको अपना एड्रेस दे रहा होता है ना, इतने में जो एल्गर्नर है ना वो पस मंज़र यानी कि छुप कर ना इन सब की बातें सुन रहा होता है और वो भी इनका जो एड्रेस है ना, जो जैक का एड्रेस है वो अपनी कमीज़ के कफ़ों पर लिख लेता है। यहाँ पर ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब जब एक्ट 2 शुरू होता है, एल्गर्नर जी पहुंच जाते हैं जैक के घर में यानी कि हार्टफोर्डशायर उसके विलेज में, उसके भाई का नाम लेकर यानी कि अर्नेस्ट का नाम लेकर ये कहता है कि मेरा नाम अर्नेस्ट है। अब जब एक्ट 2 स्टार्ट होता है, एक्ट 2 में जो जैक है वो इनके घर में पहुंच जाता है जहां सिसली अपनी गवर्नेंस मिस प्रिज्म के साथ है। मिस प्रिज्म जो है वो सिसली को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करे, लेकिन जो सिसली है वो मुतवज्जो नहीं है। इतनी देर में जो डॉक्टर चोज़ेबल है वो आ जाते हैं, वो मिस प्रिज्म को लेकर वॉक के लिए निकल जाते हैं। जब सिसली वहाँ पे अकेली होती है, मरियम अनाउंस करता है कि जो जैक है ना उसके भाई अर्नेस्ट वर्दिंग आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब जो इतनी देर में ये थोड़ी देर बातें करते हैं एक दूसरे से। मरियम जो है वो बाग में आता है और मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग की आमद होती है। हकीकतन जो शख्स यहाँ पहुँचता है वो एल्गर्नर है जिसने सिसली से मुलाकात करने की खातिर जैक के फ़र्ज़ी भाई का नाम और शनाख्त अपना रखी है।
इनकी आपस में मुलाकात होती है और थोड़ी देर की बातचीत करते हैं, तब वो घर में दाखिल होते हैं। इतनी देर में जो जैक है वो आ जाता है। जैक ने मुकम्मल तौर पर स्याह लिबास पहना होता है और अफसुर्दा अंदाज में कहता है कि एक रात कबल पेरिस में उसके भाई का इंतकाल हो गया है, यानी कि उसके भाई अर्नेस्ट का इंतकाल हो गया है। बिलाशुबा यहाँ पे जो सूरत हाल है वो मज़ाक़ ख़ेज़ है और उस वक्त सूरत हाल मज़ीद मज़ाक़ ख़ेज़ होती है जब जो सिसली जो है वो घर से दोबारा रौनुमा होती है और ख़ुशी से भरपूर अंदाज में इस बात का ऐलान करती है कि आपका जो भाई अर्नेस्ट है ना, वो तो ड्राइंग रूम में बैठा है। तो इसके लिए तो एक शॉकिंग न्यूज़ होती है जैक के लिए। वो कहता है मेरा भाई किसका? मेरा भाई अर्नेस्ट है। तो वो कहते हैं जी आपका भाई अर्नेस्ट है। तो जब वो अंदर आता है वो देखता है कि यहाँ पे तो एल्गर्नर है। वो एल्गर्नर उसके भाई का नाम लेकर झूठ मूठ कर बैठा हुआ होता है। तो गुस्सा तो बहुत आता है उस टाइम जो जैक है उसको, लेकिन वो सबके सामने ज़ाहिर नहीं कर सकता क्योंकि इसने झूठ बोला हुआ होता है। बाद में वो इसको कहता है कि जब वो अकेले मिलता है तो वो इसको कहता है कि तुम वापस लंदन चले जाओ, लेकिन ये भी लंदन वापस नहीं जाता। फिर इनको एक मुलाकात करने का मौका मिल जाता है एल्गर्नर और सिसली को। जब ये दोनों मुलाकात करते हैं तो एल्गर्नर इसको बताता है कि मैं तुमसे बहुत, तुम्हारी चार्मिंग ब्यूटी की वजह से मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लग गया हूँ। तो ये जो सिसली है उसको बताती है कि इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है क्योंकि मैं 3 मंथ पहले ही मैंने अपनी डायरी में तुमसे मोहब्बत करने लग गई थी। मतलब कि इसने वही इमेजिनेटिव वे में ही पहले से इसने अपना लिया होता है। अब जो एल्गर्नर है वो जाता है डॉक्टर चोज़ेबल के पास और जिवल्डन दोनों पहुंच जाते हैं क्योंकि जो सिसली है वो भी बताती है कि वो अर्नेस्ट नाम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और जो जिवल्डन है वो भी कहती है कि मैं अर्नेस्ट नाम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब ये दोनों जो हैं जाते तो अलग-अलग, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों ही अपना नाम चेंज करने के लिए डॉक्टर चोज़ेबल के पास आते हैं। अब हम इसके कुछ देख लेते हैं जो सिंबलिज्म के तौर पर यूज़ किया गया है डायरी को। जो डायरी है सिसली की जो डायरी है ये रोमांस को सिंबलाइज कर रही है, एक नॉनसेंस और डिसेप्शनल रोमांस को, कि सब कुछ झूठ होते हैं। जो आप इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं ना कि आपने लाइफ में ऐसी अच्छी लाइफ गुजारनी है, आपका पार्टनर ऐसा होगा, तो ये सब कुछ एक नॉनसेंस, एक डिसेप्शन, एक धोखा है। तो ये इसको सिंबलाइज कर रही है इसकी डायरी। अब जी हमारा फर्स्ट एक्ट कंप्लीट होता है, सेकंड एक्ट शुरू होता है। सेकंड एक्ट में जो मिरियाम है वो इनके घर में आती है और ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स की यहाँ पर आमद होती है, जो कहती है कि मैं बहुत अहम काम के सिलसिले में मिस्टर वर्दिंग से मुलाकात के सिलसिले में आई हूँ। अब जो सिसली है ना वो इसको कहती है कि चलो आओ हम ना बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और फिर थोड़ी देर बातें करते हैं। बातें करते हुए जब ये लोग जाते हैं एक गार्डन में, बातें कर रही होती हैं, तो ये बताती है कि मेरे जो फियांसे है ना, मैंने अर्नेस्ट नाम के लड़के से मेरी इंगेजमेंट हो गई है। ये कहती है कि मेरी इंगेजमेंट तो अर्नेस्ट से हुई है। तो दोनों को कन्फ्यूजन होती है। पहले तो ये लड़कियां एक दूसरे से ना एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो गई थी, लेकिन जब ये थोड़ी देर के लिए बैठ के एक दूसरे से बातचीत करती हैं कि कौन अर्नेस्ट है, किससे शादी हो रही है, तो दोनों को क्लियर हो जाता है कि दोनों को ही धोखा दिया जा रहा है। अब ये जो दोनों लड़कियां लम्हे भर के लिए एक दूसरे का गला काटने को तैयार थी, तसल्ली और तशफ़ी के लिए एक दूसरे से चिमट जाती हैं और हकारत अमेज़ अंदाज से घर से चली जाती हैं। इतनी देर में ये जो जैक और है अर्नेस्ट, दोनों ही अपने गार्डन में अभी खड़े हुए होते हैं। ये दोनों लड़कियां कहती हैं कि अब हमने इनसे क्लियरली बात करनी है कि इन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। तो ये इनको बताते हैं कि हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैंने तुमसे मिलना था। जो एल्गर्नर है वो कहता है मैंने तुमसे मिलने के लिए झूठ बोला, और जो अर्नेस्ट है वो कहता है कि मैंने भी तुमसे प्यार करने के लिए ही झूठ बोला था। तो बहरहाल दोनों सेटिस्फाइड हो जाती हैं इस छोटी सी स्टेटमेंट पर ही। इतने में जो इनकी आंट हैं लेडी ब्रैकनर, उनकी एंट्री होती हैं। लेडी ब्रैकनर को ये सारी बात बताती है कि उसने शादी करनी है इसके साथ, और दोनों अपनी अपनी इंगेजमेंट का अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन जो लेडी ब्रैकनर है वो कहती हैं कि शादी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, हरगिज़ नहीं होगी, क्योंकि इसके फैमिली बैकग्राउंड का पता ही नहीं है।
दोनों की शादी से बहरहाल वो जो है ना वो एग्री नहीं होती, डिसएग्री होती है। फिर जो है जैक वो इनको बताता है सिसिली के पास 1,30,000 पाउंड के फंड्स हैं। जब ये लेडी ब्रैकनल इतना सुनती है ना, वो कहती है कि ठीक है, एल्गर्नर की शादी सिसिली से करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जो है जैक की शादी मैं जिवल्डन से कभी भी नहीं करूँगी। डॉक्टर चोज़ेबल से आने से पहले ये सारी बात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक सिचुएशन सीरियस सिचुएशन हो जाती है। जब जो डॉक्टर चोज़ेबल हैं वो आते हैं, उनके मुंह से निकलता है मिस प्रिज्म का नाम। तो ये कहती हैं मिस प्रिज्म कहाँ है, मिस प्रिज्म ये नाम तो पहले भी मैंने सुना हुआ है। तो मिस प्रिज्म को बुलाया जाता है, तो मिस प्रिज्म से कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसने 28 साल कबल पहले मेरी जो बहन के बेटों को मिसप्लेस कर दिया था, उनको गुम कर दिया था। तो जो मिस प्रिज्म है वो इस बात का एतराफ़ करती है कि इत्तफ़ाक़न उसने उस बच्चे को स्याह चमड़े के थैले में डाल रखा था, जो वो विक्टोरिया स्टेशन पर क्लॉक रूम में भूल गई थी। यूँ जो है वो जैक ये सब कुछ सुनता है, वो कहता है कि ये बैग तो मेरे पास भी है। वो अपना बैग उठा के ले आता है और जो लेडी ब्रैक ने बैग को फ़ौरन पहचान लेती है। वो कहती है कि हाँ जी, ये बैग तो वही है जिसमें तुम्हें रखा गया था। सो इस तरह करके इनकी जो जैक के हसब-व-नसब का पता चल जाता है। वो एल्गर्नर का बड़ा भाई होता है और लेडी ब्रैकनर की बहन और जनरल अर्नेस्ट का बेटा होता है। यूँ जो है जैक और एल्गर्नर दोनों एक दूसरे के भाई होते हैं। इस प्ले का जो राइजिंग एक्शन होता है वो तब होता है जब जो एल्गर्नर जो है वो जैक को अपनी सारी रियलिटी के बारे में बताता है। क्लाइमैक्स देखें तो दोनों को जब लड़कियों को इन दोनों के असल हकीकत का पता चलता है कि कोई अर्नेस्ट नाम का लड़का है ही नहीं। तो ये क्लाइमैक्स होता है इस प्ले का। फॉलिंग एक्शन की बात की जाए तो जब मिस प्रिज्म जो है वो रिवील करती हैं सारी सिचुएशन को, तो ये फॉलिंग एक्शन होता है। अब मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस करनी है इम्पोर्टेंट कोवर्ट्स को। ये कोवर्ट्स मैंने इसलिए ऐड की हैं कि जब आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में या जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं बीएस के स्टूडेंट या एमए के स्टूडेंट, तो ये कोटेशंस मस्ट आप ऐड कर लीजिएगा। आप इनको खुद एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी शॉर्टेज है। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।